नमस्कार, राधे राधे, खम्मा घड़ी मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसएससी एक्सपर्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रियंका आपके लिए आ गई हूँ हिस्ट्री टू विक्ट्री की नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टोन एज से लेकर के कॉपर एज तक का जो भी पीरियड है। स्टोन एज को बोलते हैं हम पाषाण काल और कॉपर एज को ताम्रकाल बोलते हैं। इसके अलावा इसको इंग्लिश में बोलते हैं चालगोलिथिक पीरियड। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम चालगोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। एरा बोलते हैं, एज बोलते हैं या फिर पीरियड। ठीक है, तो आज हम इनको पढ़ेंगे। अगर और इनमें क्या पढ़ेंगे, तो इनमें हम पढ़ेंगे 2025 में आपको जो भी क्वेश्चंस एडुक्विटी ने आपको पूछे हैं, एडुक्विटी की तरफ से जितने भी पीवाईक्यूज आपके 2025 में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा किस तरह के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज हैं पूछे जाने की इस ईयर का जो आपका 2026 का पेपर होगा, या आगे जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब चीजें आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और हाँ, क्लास के एंड में लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका बम्पर क्वेश्चन। और वो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको पढ़ के एक बार को तो आपका दिमाग घूमेगा ही घूमेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन को करना आपके लिए आसान नहीं है जब तक आप क्लास को पूरा अटेंड नहीं करते हो। तो इसलिए पूरा क्लास देखनी है आपको, और एंड में आपको खुद को चेक करना है कि क्या अब आप उस क्वेश्चन का आंसर इजिली कर सकते हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। और क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस को करने से पहले हम ये समझते हैं कि आज हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इतिहास को। इतिहास कौन सा पढ़ रहे हैं हम? भारत का। हम भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं। और हम सभी जानते हैं जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो इसको 3 भागों में समझा और पढ़ा जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका प्राचीन इतिहास। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंशियंट। फिर हम करेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास होगा, मध्यकालीन इतिहास को बोलते हैं हम मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मेडिवल के बाद पढ़ते हैं हम मॉडर्न को। मॉडर्न हिस्ट्री को बोलते हैं हम आधुनिक इतिहास। हम अभी ज्यादा, मैं इसके डिटेल में अभी मैं आपको नहीं जाऊंगी क्योंकि हमें पीवाईक्यू करना है, पर मैंने आपको ये क्यों समझाया है इसको समझते हैं। एंशियंट हिस्ट्री को भी हम 3 पार्ट्स में समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में आपका होता है सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, फिर आता है आपका आदिऐतिहासिक काल, फिर आता है आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, आपको ये समझ आ रहा है? इसके बाद आपका, फिर हम देखें, अगर हम जो पढ़ने वाले हैं, हम ना आदिऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं ना हम ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं। हम पढ़ेंगे आज प्राग ऐतिहासिक काल से जुड़े हुए प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्री हिस्टोरिक पीरियड से जुड़े हुए क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्री हिस्टोरिक होता है, ये होता है प्रोटो, या इसको सेमी भी बोलते हैं, सेमी हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, और ये होता है हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, अब हम देखें ऐतिहासिक काल, तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नहीं, ऐतिहासिक काल को नहीं, सॉरी, ऐतिहासिक काल को तो 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है आपका पाषाण काल, दूसरा है आपका ताम्रकाल। ठीक है, अब आपको ये पाषाण काल और ताम्रकाल जो है, जब हम पाषाण काल की बात करते हैं तो आज हम प्राग ऐतिहासिक काल का ये जो पाषाण काल है और ये ताम्रकाल है, इसके बीच का जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। और अगर हम देखें तो पाषाण काल को भी 3 भागों में पढ़ा जाता है। ठीक है,
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका जो होता है फिर उसके बाद नव पाषाण काल होता है। तो हम इनको भी आज डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका पाषाण काल से लेकर ताम्र काल के बीच का जो डिफरेंस था, जो एरा था, उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और किस मतलब यहाँ पर आपको बेसिकली ये पढ़ने को मिलता है कि कैसे आदि मानव विकसित हुए, कैसे उन्होंने आग का आविष्कार किया, फिर कैसे वो आग को सुव्यवस्थित ढंग से यूज करने लगे, किस तरह के उन्होंने वेपन्स बनाए थे और किस तरह से उन्होंने शिकार करना शुरू किया, फिर खेती तक बढ़े, पहिए का आविष्कार, सिलवट्टे का आविष्कार। ये सारी चीजें आपकी इसी काल में हो गई थी, आपकी प्राग ऐतिहासिक काल में हो गई थी। तो यहाँ से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस आपके पॉसिबल हैं, जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में एडिक्विटी के द्वारा, उनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका शिफ्ट 3 में 2025 में पूछा गया था और एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका, मेसोलिथिक लोग शिकार के लिए आमतौर पर किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करते थे? What type of weapons did Mesolithic people commonly use for hunting? देखो, मेसोलिथिक हो गया आपका मध्य पाषाण काल, है ना। तो पहले था आपका पूरा पाषाण काल। मैंने आपको क्या कहा था, पाषाण काल के 3 भाग है, ठीक है। पाषाण काल भी 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें से पूरा पाषाण काल है आपका, पूरा पाषाण काल होगा पहले आपका, फिर आता है आपका मध्य पाषाण काल, एंड में आता है नव पाषाण काल, ठीक है। तो ये जो नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल है, इन्हीं की बात चल रही है आपकी कि आपका जो ये मध्य पाषाण काल है, इस टाइम पर किस तरह के औजारों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो आपको कैसे समझ आएगा, जब ये पूरा पाषाण काल था, पाषाण काल का अगर हम देखें तो पूरा पाषाण काल जब था, उस टाइम पर क्या था, जो आदि मानव थे उनका दिमाग बड़ा था, मतलब सर बड़ा था, और दिमाग जो चलता था ना, आईक्यू लेवल, वो बहुत कम था, छोटा था, ठीक है। कहने के लिए सर का साइज बड़ा था पर उनका दिमाग कम था। कैसे समझते हैं, तो इस टाइम पर लोगों को अक्ल नहीं थी पूरा पाषाण काल में कि किस तरह से शिकार करना चाहिए। वो क्या करते थे, ऐसे बड़ा पत्थर उठाया और देड़ मार दिया एनिमल्स पे, या जिस भी जानवर का वो शिकार करना चाहते थे खाने के लिए, उन पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते थे, किसको, जानवरों को मारने के लिए। जब इन्होंने मारा जानवरों पे तो धीरे धीरे इनको समझ आया ये पत्थर टूट जाता है, ठीक है। टूटने के बाद ये क्या हो रहा है, एक शार्प पत्थर बनना शुरू हो गया, यानी कि छोटा पत्थर बनना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये छोटा पत्थर बनना शुरू हो गया तो इसको क्या नाम दिया गया, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि क्वेश्चन का आंसर आपको करना होता है, बस मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से छोटे पत्थर बनने शुरू हो गए। जब ये छोटे पत्थर बनने शुरू हुए तो ये अलग अलग साइज में छोटे होते थे, कोई थोड़े ज्यादा छोटे हुए, कोई कम छोटे हुए, पर छोटे छोटे पत्थर बनने शुरू हो गए। अब इन्हें समझ आया कि इस भारी पत्थर को उठाकर मारने में ज्यादा मेहनत लगती है, इस छोटे पत्थर से निशाना साधो और क्या करो, इजीली मार दो, किसको, जानवरों को। इसके अलावा आपका क्या होता था, चलिए इससे ज्यादा मैंने बता दिया तो आपका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा गया मेसोलिथिक लोग शिकार के लिए आमतौर पर किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इसमें ऑप्शन है आपको तलवारें, कांटेदार भाले, तोपे और कैटापल्ट। अगर हम कैटापल्ट की बात करें, आपको बाकी सब समझ आ गया होगा पर ये कैटापल्ट नहीं समझ आया होगा। कैटापल्ट क्या होता है आपका, कि बड़े पत्थरों को क्या करते हैं वो, पहले के टाइम पर आपने देखा होगा किसी मूवी में या कहीं पर, जैसे कोई एंशियंट मूवी देख रहे होगे, या फिर आप देखो बाहुबली मूवी देखी होगी आपने, उसमें वो एक रहता था ना कि इस साइड में वो भारी पत्थर डालते थे और फिर वो पता नहीं हथौड़ा सा कुछ मारते थे जिससे वो भारी पत्थर उड़ता हुआ जाता था और सेना के, दूसरे सेना के जो लोग होते थे उनको ईजिली मार देते थे। तो वो जो वेपन था ना, उसी को बोलते हैं हम कैटापल्ट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इन्होंने बड़े पत्थरों का जो यूज करना है, उन्होंने क्या किया, पूरा पाषाण काल में ही यूज करते थे, मध्य पाषाण काल में, यानी कि मध्य पाषाण काल को ही बोलते हैं मेसोलिथिक। ये जो पत्थर है इसको बोलते हैं मैक्रोलिथिक, ठीक है।
तो ये माइक्रोलिथिक पत्थर जो है इसी को बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड, आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि इस टाइम पर ये पत्थर तो यूज हो रहे थे, पर इससे किस तरह के वेपन आप बना सकते हो या किस तरह के वेपन्स का यूज हो रहा था। आपको पत्थर आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं है, पर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि किस तरह के वेपन्स यूज हो रहे थे। तो अब इसका आंसर आप कैसे कर पाएंगे, वो कर पाएंगे जब आपको एक्सप्लेनेशन, इसके पीछे की डिटेलिंग पता होगी, इसका स्पष्टीकरण, इसका व्याख्या पता होगा, ठीक है। तो चलो अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं, फिर आंसर करना है। ध्यान से सुनना, बहुत इजी है आंसर, बस आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए दे रखा है। अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल को मध्य पाषाण युग कहा जाता है, ठीक है। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मध्य पाषाण काल को ही मध्य पाषाण युग भी कहा जाता है और इसी को मेसोलिथिक एज भी बोला जाता है या मेसोलिथिक एरा भी बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। चलिए एक बार देखते हैं। द मेसोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज मिडल स्टोन एज, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर ये आपका क्या है, बीच का ही तो पार्ट है ना, बीच में ही आया ना पाषाण काल के, तो इसलिए इसको मिडिल स्टोन एज भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका पाषाण काल का मतलब ही इंग्लिश में होता है स्टोन एज, ठीक है। तो स्टोन एज जो है, पत्थर वाला जो काल है, ये तीनों ही है, पर तीनों में पत्थरों का बदलाव कैसे हुआ, किस तरह के पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया, यहाँ के आदि मानव ने किस तरह से वो विकसित हुए, वो हमें समझना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएगा आपका। तो अगर हम देखें तो मध्य पाषाण काल को मध्य पाषाण युग कहा जाता है। द मेसोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज मिडिल स्टोन एज। अब आपको क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, मिडिल स्टोन एज किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें तो इस काल की प्रमुख विशेषता छोटे पत्थरों के औजार थे, जिन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथिक कहा जाता था। मैंने आपको पहले ही कहा कि इसको क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथिक। वो जो हमने पत्थर तोड़े थे ना, ये जो पत्थर टूटने के बाद आपके ये छोटे छोटे आकार में बने, ठीक है, इसी आकार को बोलते हैं, इसी पत्थर को बोलते हैं माइक्रोलिथिक। तो ये याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है, बताओ माइक्रोलिथिक एरा कौन सा था, या माइक्रोलिथिक एज किसे बोलते हैं, या माइक्रोलिथिक काल कौन सा था, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, माइक्रोलिथिक मैक्रोलिथिक ये याद होना जरूरी है। ये आपका माइक्रोलिथिक है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखें। द मेजर फीचर ऑफ दिस पीरियड वॉज द यूज ऑफ स्मॉल स्टोन टूल्स नोन एज माइक्रोलिथिक, ठीक है। माइक्रोलिथिक का मतलब होता है छोटे पत्थर, मतलब थोड़े से छोटे और थोड़े से शार्प पत्थर होते हैं, जो जिनको शिकार के लिए अच्छे से यूज किया जा सकता है। आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हो कि इस एरा में किस तरह के पत्थरों की खोज हुई है। जो हमारे मध्य पाषाण काल की जो साइट्स मिली है जितनी भी, वहां से किस तरह के पत्थरों की खोज हुई है वो आप देख सकते हो पिक्चर में। इन्हीं को बोलते हैं हम माइक्रोलिथिक स्टोन या माइक्रोलिथिक पाषाण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रोलिथिक को लकड़ी या हड्डी के हैंडल में लगाकर, आप ध्यान से सुनना पॉइंट्स को, आपको इजीली आंसर समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, आपको आंसर मुझे बताना है, ठीक है। तो माइक्रोलिथिक को लकड़ी या हड्डी के हैंडल में लगाकर संयुक्त औजार बनाए जाते थे। माइक्रोलिथिक्स वर फिक्स्ड इनटू वुडन और बोन हैंडल टू मेक कंपोजिट टूल्स। मतलब वो क्या करते थे कि ये जो स्टोन है इसके नीचे या इसके ऊपर किसी भी तरह से इन्होंने वुडन या फिर इन्होंने क्या किया, हड्डी, जो वो जानवरों का शिकार करते थे ना और फिर वो खा पी लेते थे, तो उनकी जो बची हुई हड्डी होती थी, उस हड्डी से पत्थरों में फंसाकर इन्होंने हथौड़े बनाए। इन्होंने सबसे पहले यूज करना शुरू किया भाला समझते हो ना, स्पीयर बनाए। इसके अलावा इन्होंने तीर कमान बनाए। ये सारी चीजें इन्होंने यूज करनी शुरू की थी, पत्थर को रगड़कर घिसकर उसको छोटा शेप आकार दे करके इस तरह से बनाना शुरू किया था, ठीक है। चलिए आगे देखें। इसमें इनसे कांटेदार भाले और तीर जैसे शिकार के उपकरण बनाए जाते थे। दे वर यूज्ड टू मेक हंटिंग इम्प्लीमेंट्स सच एज बार्ब्ड स्पीयर्स एंड एरोज। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भाले, तीर शिकार के लिए उपकरण के रूप में बनाए जाते थे, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीयर्स, ठीक है, और एरोज।
ये क्या कर रहे थे कि अब इनको शिकार करना था, हर बार ये जानवरों के पीछे ऐसे भाग नहीं पाते थे, अब मध्य पाषाण काल तक इन्हें खाना बनाना आ गया था, इन्होंने आग को जलाना शुरू कर दिया था। मतलब आग की खोज तो आपकी पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी, याद रखना। आपको यहाँ से भी क्वेश्चन हुआ आता है कि आग की खोज किस काल में हुई, ठीक है, आग की खोज किस काल में हुई, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, किस काल में हुई, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। तो आपको याद रखना है कि आग की खोज किस काल में हुई थी, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण होगा, याद रखना। अगर आपको ऑप्शन में पूरा पाषाण काल देंगे तो पूरा पाषाण काल, या फिर हो सकता है वो प्रागैतिहासिक काल या आपको आदिऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का पार्ट है आपका पाषाण काल और पाषाण काल का पार्ट है पूरा पाषाण काल। तो यहाँ पर आग की खोज हुई थी। पर एक चीज यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर लोगों ने आग तो ढूंढ लिया था पर उनको यूज करना नहीं आता था। पर जब मध्य पाषाण काल आया ना आपका, जब ये मेसोलिथिक एज आया, मध्य पाषाण काल, इस टाइम तक लोगों को, जो आदि मानव थे, उनको आग का सही से यूज करना आ गया था। वो लोग क्या कर रहे थे, आग को, जो आपके जंगली जानवर होते थे जो खतरनाक होते थे उनको दूर भगाने के लिए या खाना बनाने के लिए भी आग का प्रयोग करने लगे थे। क्लियर है? तो इस तरह से आग की खोज कब हुई थी, पूरा पाषाण काल में, पर उसको व्यवस्थित ढंग से यूज करना शुरू किया था मध्य पाषाण काल में। और जब उस काल में उनको ये सारी चीजें, आग की खोज हो गई थी, उनको ढंग से यूज करना आ गया था, तो जाहिर सी बात है उनके लिए जानवरों को मारने के लिए कोई वेपन बनाना मुश्किल काम नहीं होगा, है ना। तो इसी टाइम पर इन्होंने क्या किया था, उपकरण बनाते थे ताकि आसानी से जानवरों का शिकार किया जा सके, ज्यादा मेहनत ना लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या है, इस काल में छोटे जानवरों के शिकार और मछली पकड़ने की गतिविधियों का महत्व बढ़ा था। याद रखना कि यही काल था जहां पर इन्होंने छोटे जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया था। अब क्वेश्चन आपका यहां से भी बन सकता है कि वो कौन सा काल था जब उन्होंने जब हमारे प्रिमिटिव मेंस जो थे, जो आदि मानव थे, उन्होंने छोटे जानवरों का शिकार करना शुरू किया था। तो आपको पता होना चाहिए कौन से काल में, मेसोलिथिक काल में। इसके अलावा शिकार करना शुरू किया था और मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लो, स्मॉल गेम हंटिंग। देखो सिर्फ स्मॉल गेम आता है इंग्लिश वालों तो वो होता है आपका छोटा कोई खेल, पर जब स्मॉल गेम के साथ हंटिंग लग जाती है तब वो छोटे जानवरों का शिकार बन जाता है। ठीक है, तो स्मॉल गेम हंटिंग एंड फिशिंग बिकेम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, फिशिंग और आपका स्मॉल गेम हंटिंग बढ़ गई थी। किस पीरियड में, आपकी मेसोलिथिक एज में, याद रखना। ठीक है, यानी कि मध्य पाषाण काल में। आगे देखिए, मध्य प्रदेश का भीमबेटका क्षेत्र मेसोलिथिक जीवन और शिकार से संबंधित शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। द भीमबेटका रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर रॉक पेंटिंग्स रिलेटेड टू मेसोलिथिक लाइफ एंड हंटिंग। बेटा जी अगर हम इसकी बात करें भीमबेटका की गुफा की, तो आप देख सकते हो भीमबेटका की गुफा जो है वहां पर चित्रकारी कैसी मिली है। ये चित्रकारी कहाँ मिली है, भीमबेटका की जो गुफा है उसकी दीवारों पर ये चित्रकारी देखने को मिली है। कब की, हमारे प्रागैतिहासिक काल की, जिसमें पाषाण काल, ताम्रकाल दोनों आता है। ठीक है, तो पाषाण काल का जो आपका मध्य पाषाण काल है वहां पर आपको चित्रकारी देखने को मिलती है कि मध्य पाषाण काल में किस तरह से लोगों ने, किस तरह से जानवरों को पालना और किस तरह से ये थोड़ा थोड़ा जो है मछली पकड़ना, ये सारी चीजें इन्होंने शुरू कर दी थी। ये सारी चीजें आपको इसमें पिक्चर के थ्रू देखने को मिलती है। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखो भीमबेटका की गुफा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश, तो आपको पता है कि भीमबेटका की जो गुफा है मध्य प्रदेश में है, पर आपको यहाँ से और पूछ लिया जाता है मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो वो रायसेन में है। ठीक है, याद रखना रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, याद रहेगा। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आपका भीमबेटका की गुफा है। और अगर हम भीमबेटका की गुफा की बात करें तो भीमबेटका की जो गुफा है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं, भीमबेटका की गुफा को हम पहले से जानते हैं, भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को में शामिल किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। और यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया था, 2003 में, सन 2003 में इसको यूनेस्को का पार्ट बनाया गया है। और क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये भी याद रखना जरूरी है।
चलो एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बताना चाहूंगी आपको कैसे याद रखना है। आपको याद रखना है मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल, उसमें क्या हो रहा था, सूक्ष्म पाषाण का यूज हो रहा था। किस लिए, हंटिंग यानी कि शिकार के लिए, और उसके अलावा ये लोग क्या कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे यानी कि मछली पकड़ने का काम कर रहे थे। ऐसे आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपको कितना याद है आंसर, जल्दी से चलते हैं हम आंसर पे। आप बताओ, अब आप बता सकते हैं। आपको दे रखा है तलवारें, कांटेदार भाले, तोपे और कैटापल्स, तो आप आराम से बोल सकते हो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि वो बड़े पत्थरों का जो वो उस तरह के वेपन्स का आविष्कार उस टाइम पर हुआ नहीं था, ठीक है। और आपकी तोपों की बात करें तो उससे भी ये लोग अवगत नहीं थे, इतने विकसित नहीं थे। आपकी तलवारें अभी बननी शुरू नहीं हुई थी, पर आपने देखा था पत्थरों को लकड़ी या हड्डी में फंसाकर वो क्या कर रहे हैं, भाले बना रहे हैं, तीर कमान बना रहे हैं। याद आया, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ क्या होना चाहिए, कांटेदार भाले यानी कि बार्ब्ड स्पीयर्स। याद रहेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखो। चलो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की बेटा बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न भी आपका यहीं से है, जो कि आपका शिफ्ट 3 में ही पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। मध्य पाषाण काल के छोटे पत्थरों के औजारों को क्या कहा जाता है? What were the small stone tools of the Mesolithic period called? ऑप्शंस हैं आपके महापाषाण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, हस्तकुठार और पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, मेगालिथ्स, माइक्रोलिथ्स, हैंडेक्स, पॉलिश्ड सेल्ट्स। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें आंसर क्या होना चाहिए। मुझे लगता है आपको एक्सप्लेनेशन देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पीछे आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अपने दिल पे हाथ रख करके एक बार आंसर सोचो और बताओ क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे लगता नहीं एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, पर फिर भी ठीक है, हम चले जाएंगे एक्सप्लेनेशन पे, पर पहले आज आप आंसर करो। तो इसको आपको समझ आ जाना चाहिए, मध्य पाषाण काल की जब बात चल रही है, जब आपकी मेसोलिथिक एज की बात चल रही है, तो उस टाइम पर क्या हुआ था, याद करो। ये जो पत्थर थे जब आपस में टकराए तो ये क्या हो गया, टूट करके क्या बचा, हाँ, ये छोटा सा हिस्सा बचा। तो ये क्या थे आपके, ये छोटे सूक्ष्म पाषाण हो गए ना, छोटे पत्थर। महापाषाण कैसे होंगे, ये महापाषाण या मेगालिथ्स नहीं हो सकते, बड़े पत्थर नहीं हो सकते हैं, है ना। इसके बाद देखिए हस्त कुठार, ये भी नहीं हो सकता, कुल्हाड़ी नहीं थी, पत्थर कुल्हाड़ी नहीं थी, कुल्हाड़ी नहीं बनाई गई थी, ठीक है। कुल्हाड़ी आपकी पत्थर की नहीं थी, पत्थर की बात चल रही है, कुल्हाड़ी की बात नहीं चल रही, वेपन की बात नहीं चल रही है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बात रही अगर हम बात करें इसकी, आपका पत्थर के पॉलिश किए हुए पत्थरों के औजार, तो बेटा ये जो पॉलिश किए हुए पत्थर थे ना, ये आपके आए थे ताम्रकाल में, चालगोलिथिक में ये वाला आया था पत्थर, ठीक है। चालगोलिथिक पीरियड में ये पत्थर यूज हुए थे आपके, जिसे हम क्या बोलते हैं, ताम्रकाल। ताम्रकाल या ताम्रकाल संस्कृति, इस टाइम पर आपके ये जो पत्थर थे ये यूज होने शुरू हुए थे। तो आपका ये भी आंसर नहीं है, आपके पास आंसर में क्या बचता है, सूक्ष्म पाषाण, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या है, सूक्ष्म पाषाण काल, माइग्रोलिथ्स। तभी तो इसका नाम पड़ा ना माइग्रोलिथिक एज, माइग्रोलिथिक एरा, तभी तो इसका नाम पड़ा ना माइग्रोलिथिक काल, इसलिए तो इसको बोलते हैं ना, क्योंकि सूक्ष्म पाषाण काल बोलने का रीजन ही यही है इसको, क्योंकि इसी टाइम पर आपके क्या हुए थे, सूक्ष्म पत्थरों का प्रयोग शुरू हुआ था। बेशक मैंने आपको आंसर बता दिया है, पर यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्या, फटाफट से एक नजर मारते हैं हम। देखो बच्चों, सबसे पहले माइग्रोलिथिक काल की सबसे प्रमुख पुरातात्विक पहचान माइग्रोलिथ यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण है, ठीक है, सूक्ष्म पाषाण उपकरण है। क्लियर है आपको? एक बार इंग्लिश में भी देखो, माइग्रोलिथ्स और very small stone tools are one of the major archaeological feature of the Mesolithic period। यहाँ कोई डाउट है? पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पर मिल जाता है इस स्टेटमेंट में। इसके बाद और क्या क्या हो सकता है, सुनो। ये सामान्यतः आकार में बहुत छोटे होते हैं और धारदार पत्थर होते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि लकड़ी या बोन्स में फंसाकर बनते हैं पत्थर, वो वेपन्स, ये देखो भाले कैसे बनाए गए हैं,
देख सकते हो ये शिकार करने के लिए ही भाले बनाए गए हैं, किस तरह से ये यूज कर रहे हैं पिक्चर में आप देख सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा एक बार स्टेटमेंट पे देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, दे वर जनरली वेरी स्मॉल एंड शार्प स्टोन इम्प्लीमेंट्स। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपके माइक्रोलिथिक की बात। आपका माइक्रोलिथिक लिखा ही होगा कहीं पे, ये माइक्रोलिथिक की ही बात चल रही है, सूक्ष्म पाषाण की ही बात चल रही है कि ये कैसे होते हैं, आपके सामान्यतः आकार में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं और धारदार भी होते हैं। जाहिर सी बात है, आप देखो इसके धार है ना, पूरे पे धारदार है ना, तो इस तरह से ये धारदार भी होते हैं और छोटे भी होते हैं, जिससे कि किसी को चोट पहुंचाना आसान होता है, ठीक है। और वो किसी को नहीं, जानवरों को चोट पहुंचाते थे शिकार करने के लिए, अपने भोजन के लिए। इन्हें अकेले इस्तेमाल करने के साथ साथ लकड़ी या हड्डी के डंडे में लगाकर संयुक्त औजार भी बनाए जाते थे। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा काल था जब पत्थरों को लकड़ी या हड्डियों में लगाकर एक नए औजार का निर्माण हुआ था, शुरुआत हुई थी ऐसे औजारों के निर्माण की। तो वो कौन सा काल था आपका माइक्रोलिथिक, यानी कि आपका मेसोलिथिक और मध्य पाषाण काल, ठीक है। एक बार इंग्लिश में भी देखो, दे वर यूज्ड इंडिविजुअली एज वेल एज फिटेड इनटू वुडन और बोन शाफ्ट्स टू मेक कंपोजिट टूल्स। वो मैं आपको पिक्चर में ऑलरेडी दिखाई रही हूँ कि यहाँ पर किस तरह से ये लोग जो है इससे वेपन्स बनाते थे, किससे, आपकी हड्डियों से और लकड़ियों से, और उसमें छोटे पत्थरों को लगाकर किस तरह से वेपन बनाते थे, आप पिक्चर में आराम से देख और समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न, अभी इसके लिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और बाकी है। अब जाहिर सी बात है, इन्होंने ये वेपन्स बनाए हैं इस तरह से इतने सारे, तो इन वेपन्स का क्या यूज करेंगे ये, है ना। तो ये क्या कर रहे थे, एक तो जानवरों का शिकार कर रहे थे, दूसरा मछली पकड़ना, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पर यहाँ पर आप एक बार देख लो। इनका प्रयोग शिकार, मछली पकड़ने और अन्य दैनिक गतिविधियों में किया जाता था। दे वर यूज्ड फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड अदर डेली एक्टिविटीज। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं, ये हम पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो माइक्रोलिथिक के प्रयोग से हल्के और अधिक प्रभावी शिकार उपकरण बनाए जा सकते थे। अब आपको समझ आया कि जो ये शिकार के लिए यूज कर रहे थे ना, आपका देखो कितने इजीली इन्होंने पत्थर में लकड़ी को फंसाया और एक हल्का उपकरण बना लिया। पहले इतना भारी पत्थर, अब जानवरों की स्पीड इतनी ज्यादा, अब वो इतना भारी पत्थर लेकर उसके पीछे पीछे भागेंगे, तब तक में तो जानवर हाथ से निकल गया, है ना। अब इनके लिए शिकार करना आसान हो गया था क्योंकि इनके पास हल्के वेपन्स थे, जिससे ये दूर से ही बड़े आराम से निशाना लगाते थे और शिकार कर पाते थे। भोजन का इंतजाम करना इनके लिए आसान था। अब ये छोटे बड़े सभी जानवरों का आराम से शिकार कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए इनके लिए ये बहुत इजी हो गया था जब इन्होंने माइक्रोलिथिक प्रयोग से इन्होंने क्या किया था, हल्के और अधिक प्रभावी शिकारी उपकरण बनाए, ठीक है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन होता है कि माइक्रोलिथिक के प्रयोग से किस एरा में हल्के व प्रभावशाली उपकरणों का निर्माण शुरू हुआ। तो वो कौन सा काल था, वो था माइक्रोलिथिक काल, यानी कि मध्य पाषाण काल, जिसे आप मेसोलिथिक एज भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम एग्जाम ट्रिक की बात करें तो इसको कैसे याद करेंगे, माइक्रोलिथिक यानी कि माइक्रो यानी कि छोटा, माइक्रो का मतलब छोटा होता है, और इसके अलावा लिथ का मतलब क्या होता है, पत्थर। तो माइक्रो प्लस लिथ इज इक्वल टू क्या बना आपका, स्मॉल स्टोन टूल्स, यानी कि छोटे आकार के पत्थर, ठीक है। छोटे पत्थरों का औजार, स्मॉल स्टोन टूल्स यानी कि छोटे पत्थरों का औजार। तो ये ऐसे में आपके लिए याद करना हो जाएगा आसान। और हम इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी देख चुके हैं, हमें पता ही है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि मध्य पाषाण काल में किस तरह के पत्थरों का प्रयोग होता था, तो वो किस तरह के पत्थरों का प्रयोग हो रहा था, स्मॉल स्टोन टूल्स यानी कि माइक्रोलिथिक यानी कि सूक्ष्म पाषाण। तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना समय बर्बाद किए हुए। अगर हम बात करें तो अब देखो हमने माइक्रोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल और पाषाण काल का जो भी क्वेश्चन आ रहा था वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ताम्र काल से किस तरह के क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है। ताम्र काल के भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। भारत में ताम्र पाषाण संस्कृतियां सामान्यतः कैसी थी, ये क्वेश्चन है आपका। इंग्लिश में भी देखते हैं, व्हाट वर्क चालगोलिथिक कल्चर इन इंडिया जनरली लाइक्स। ऑप्शंस हैं आपके ग्रामीण, औद्योगिक, साम्राज्यवादी और पूर्णतः समुद्री।
तो बेटा पहले आप समझो, अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ की जो सभ्यताएं पाई गई है उसमें आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसा है जिसे शहरी सभ्यता का नाम दिया गया है। इसके अलावा कोई भी सभ्यता आपकी शहरी नहीं है। पर अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर आपको शहरी ऑप्शन दिया भी नहीं है, ठीक है। पर आपको आइडिया लगा लेना चाहिए कि जब हम ताम्रकाल में थे उस टाइम पर लोग इतने विकसित थे नहीं, तो वो किस तरह की सभ्यता कर रहे होंगे। और हाँ, यहाँ पर जब ताम्रकाल की बात चलेगी तो इस टाइम पर क्या हुआ था, लोग एक जगह पर सुव्यवस्थित ढंग से रहना शुरू कर चुके थे। लोगों ने क्या किया था, खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी थी। अब लोग खाना बदोश नहीं है। जब ताम्रकाल आया, चालगोलिथिक पीरियड आया, तो लोग खाना बदोश नहीं थे, लोग जगह जगह घूमते भटकते नहीं थे। लोगों ने एक जगह पे रहना और कृषि करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर बस्तियों के बड़े बड़े निशान मिले, बहुत मतलब एविडेंस बोल सकते हो आप, साक्ष्य मिले हैं बहुत बड़ी बड़ी बस्तियों के। अब वो कैसे थे वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। पर उससे पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। अगर हम बात करें ताम्रपाषाण काल को ताम्रपाषाण संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। ताम्रपाषाण काल इज ऑल्सो नोन एज कॉपर स्टोन एज। द चालगोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज द कॉपर स्टोन एज। अब आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कौन सा एरा है जिसे कॉपर स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपका चालगोलिथिक एरा है या ताम्रकालीन युग है जिसे ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, इस काल में तांबे के साथ साथ पत्थर के औजारों का भी प्रयोग जारी था। अब यहाँ पर इसको ताम्रकालीन सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्यों इसको कॉपर एज बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पर तांबे की खोज हो गई थी, ठीक है। इस टाइम पर क्या हुआ था, आपका तांबे की खोज हो गई थी। पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका तांबे की खोज तो हो चुकी थी, तांबा यूज भी हो रहा था, कॉपर आपका यूज भी हो रहा था। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि आज के टाइम पे क्या है, थोड़ा सा कुछ पता चला नहीं कि माइनिंग शुरू हो जाती है और वहां से जितने भी खनिज भंडार है वो निकलने शुरू हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास प्रोजेक्ट चले जाते हैं। पर पहले के टाइम पर इतने विकसित नहीं थे लोग, तो कॉपर उनके लिए मुश्किल था और कॉपर उनके लिए महंगा भी था। तो वो कॉपर उस टाइम पर कॉपर जो था वो सोने की तरह था। तो कॉपर हर कोई हर अपने घर में जो है नॉर्मली आपके हर काम के लिए यूज नहीं करते थे, सिलेक्टिव कामों के लिए यूज होता था कॉपर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो आपका जो ताम्रकालीन सभ्यता है, इसको ताम्रकालीन सभ्यता बोलने का एक रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर तांबे की खोज यहाँ पर हो गई थी और तांबे का प्रयोग शुरू हो चुका था यहाँ पर, ठीक है। तांबे की खोज ऐसे देखा जाए, तांबे की खोज जो है नवपाषाण काल के अंत और ताम्रपाषाण काल का जो शुरुआत था, वो जो मिड वाला पीरियड था वहीं पर शुरू वो हो गया था। पर वो खत्म होते ही एरा आपका क्या हुआ, ताम्रकाल शुरू हो गया, क्योंकि वहां पर तांबे की खोज होते ही ताम्रकाल शुरू हो गया था। तो ताम्रकाल की जो यूज है और खोज है दोनों शुरू तो हो गया था, पर वहां पर जाहिर सी बात है लोग पहले क्या कर रहे थे, स्टोन यानी कि पत्थर के औजारों का यूज कर रहे थे। जब पत्थर के औजार का यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना, एकदम से पूरी तरह से लोग कॉपर पर तो स्विच नहीं कर सकते हैं, कॉपर रखते थे, उसके औजार बनाते थे। पर आज भी लोग इस टाइम पर जो है क्या कर रहे थे, आपके पत्थर के औजारों पर तो थे निर्भर, साथ में वो तांबे के औजारों पर भी निर्भर थे, ठीक है। तो इस पीरियड में आपको, इसलिए तो इसको ताम्रपाषाण काल कहा गया है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहा था आपको, तांबे के साथ साथ पत्थरों के औजार का भी प्रयोग देखने को मिल रहा था। स्टोन टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड अलोंग विद कॉपर टूल्स। यहाँ पर इस एरा में यही जो है खास बात थी कि स्टोन टूल्स के साथ साथ कॉपर टूल्स का भी यूज हो रहा था। ये इस एरा की खास बात है, ठीक है। तो यहाँ की आपको खासियत, ये सारी चीजें आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि मैं आखिरी वाला क्वेश्चन आपको करवाऊंगी ना, तब आपको समझ आएगा कि मैम ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो आप तभी कर सकते हो जब आपको ये सारी चीजें अच्छे से यहाँ पर हो, ठीक है। इसलिए नोट्स जरूर बनाया करो। चलो, अगर हम देखें आगे तो भारत की कई ताम्रपाषाण संस्कृतियां मुख्यतः ग्रामीण और कृषक समुदायों पर आधारित थी। Many Chalgolithic culture in India were mainly based on rural and agricultural communities. मैंने आपको हिंट पहले ही दिया था कि जब हम बात करें तो सिर्फ एक आईवीसी थी जो कि शहरी सभ्यता थी।
तो जाहिर सी बात है सिर्फ एक आईवीसी थी शहरी सभ्यता, तो उससे आपको समझ जाना चाहिए दूसरी सभ्यता कौन सी होनी चाहिए आपकी, ग्रामीण, क्योंकि साम्राज्यवादी या समुद्री चीजें जो हैं आपकी बहुत ज्यादा बाद में आई है, आईवीसी के भी बाद की बातें हैं ये, ठीक है। तो शुरुआत तो आपकी ग्रामीण से ही हुई थी, उसके बाद आपकी शहरी सभ्यता की तरफ हम बढ़े थे आईवीसी में, सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। पर यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं आपका पाषाण काल से लेकर ताम्रकाल के क्वेश्चंस को, तो अभी हमारा ताम्रकाल चल रहा है, ठीक है। अगर हम ताम्रकाल की बात करें तो ये तो आपको समझ आ गया कि ताम्र पाषाण संस्कृति कैसी थी आपकी, ग्रामीण। अब याद रहेगा, अब इस तरह का क्वेश्चन दोबारा आया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर अगली बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि बताओ ग्रामीण सभ्यता कौन से काल में थी, तो आप कर सकते हो ना कि ताम्र पाषाण काल में थी, क्योंकि उससे पहले तक तो लोग खाना बदोश थे ना। इस टाइम पर क्या हुआ था, लोग बस्तियों में रहना शुरू कर चुके थे, लोगों ने एक जगह पे क्या करना शुरू कर दिया था, खेती, औजार बनाने शुरू कर दिए थे, पत्थरों के भी कॉपर के भी, देखो मिट्टी के बर्तन भी बनने शुरू हो गए थे, है ना। तो ये सारी चीजें इस काल में यूज होनी शुरू हो गई थी। इस तरह से आप देख सकते हो पिक्चर में आपको बड़े आराम से समझ आ जाती है चीजें, इसलिए मैं आपको पिक्चर्स भी साथ में देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें यूज होनी शुरू हो गई थी, इस तरह से लोग विकसित होने शुरू हो गए थे। अब हम देखें कायथा, मालवा और जोरवे जैसी संस्कृति भारत की प्रमुख ताम्र पाषाण संस्कृतियों में शामिल है। अब एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं फिर समझाती हूँ मैं आपको। कायथा, मालवा एंड जोरवे आर अमंग द इम्पोर्टेंट चालगोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। मतलब ये कह रहे हैं आपको जो कायथा, मालवा और जोरवे है, यहाँ पर आपको क्या मिला था, ताम्र पाषाण काल के एविडेंस मिले थे। तो ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण साइट्स में से एक है। अगर हम देखें कायथा और मालवा, तो वो आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा था, ये आप देख सकते हो ऑरेंज वाला हिस्सा आपका जो भी है। और अगर हम बात करें जोरवे, तो वो महाराष्ट्र में है। चलो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ, ठीक है। मैं ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स देती हूँ बच्चों को याद करने के लिए हिस्ट्री में, जिससे कि उनको साइट्स याद हो जाती है। पर अभी मैं आपको ट्रायल के लिए एक ट्रिक देती हूँ, आपको सारे मध्य प्रदेश में जितने भी ताम्रकाल की साइट्स है ना वो याद हो जाएंगे। कैसे, आपको क्या याद करना है, एक मकान, ठीक है, एक मकान याद किया। अब ए से क्या होता है आपका, एरन, ठीक है। क से है आपका कायथा, म से है मालवा, ठीक है। और न से है आपका नवदा टोली, नवदा टोली, ठीक है। तो एक मकान से आपको इतनी सारी साइट याद हो गई, एरन, मालवा आपका हो गया, कायथा और नवदा टोली याद हो गया। इसी तरह की अगर आप ट्रिक्स जानना चाहते हैं, ट्रिक्स से आप पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री को याद करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, जिसकी फीस कितनी है आपकी 1999, और आपको ये गूगल पे और ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाए। जो आपका ऐप स्टोर है गूगल का वहां पर, और आपका जो आईफोन है उसमें भी ये ऐप अवेलेबल है, तो आप वहां से हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, फाउंडेशन बैच एसएससी का। और इस तरह के ट्रिक्स से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, ताकि आपके लिए एसएससी का एग्जाम क्रैक करना हो जाए आसान, ठीक है। चलो अभी हम वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको मैंने एक ट्रिक दी है, ये सारे मध्य प्रदेश की ही साइट हैं आपके, जो कि आपको मिल जाएंगे पढ़ने को, देखने को। अब अभी हम खैर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि हमें क्वेश्चन का आंसर करना है ना। तो ये आपको एक ट्रिक तो मैंने दे दी। आगे अगर हम देखें तो आपको ये तो समझ आ गया होगा आराम से कि ये क्या है, आपकी ताम्रपाषाण संस्कृति के क्या है, एविडेंस प्लेसेस है। ये जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है ये क्या है, एविडेंस प्लेसेस, आपके एविडेंस मिले हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो, आपको अगर हम देखें तो आपका एविडेंस प्लेसेस को बोलेंगे हम साक्ष्य स्थल। ये जो मैप में है मैंने आपको साक्ष्य स्थल बताए, इसके अलावा आपको ये जो एक मकान है ये भी साक्ष्य स्थल है। कौन से काल के, ताम्रकाल के, याद रखना।
चालगोलिथिक पीरियड के जो हैं आपके ये साक्ष्य स्थल है, ठीक है, ताम्रकाल के ये साक्ष्य स्थल है, याद रहेगा। अभी एक बार और देख लेते हैं। सभी ताम्र पाषाण संस्कृतियां एक जैसी नहीं थी, उनके क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और भौतिक संस्कृति में विविधता थी। अब आप इसको कैसे समझेंगे? आप राजस्थान में हैं तो राजस्थान का कल्चर अलग है, जो बिहार में है उसका कल्चर बिहार का होगा, अपना अलग होगा। हम सब हैं मानव जाति, है ना, और हम सब किस में जी रहे हैं? आपके हम आज के आधुनिक युग में जी रहे हैं, पर हम सबके लाइफस्टाइल अलग है, हम सबका पहनावा ओढ़ावा अलग है, हम सबका जो है फूड हैबिट अलग है, सबकी अलग अलग है ना सारी चीजें। इसी तरह से आपका देखे, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, या आपका हरियाणा हो, या पंजाब हो, गुजरात हो, सब जगह का अपना अलग अलग कल्चर होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें ताम्रपाषाण संस्कृति की, तो आपके अलग अलग स्टेट में ये देखने को मिली है, और हर स्टेट में इसकी अपनी एक अलग तरीके की सभ्यता देखने को मिली थी। पर यहाँ पे कॉमन चीजें क्या थी? वो थी कि लोग एक जगह बस्ती में रह रहे थे, लोगों ने खेती बाड़ी शुरू कर दी थी, लोगों ने क्या किया था, आपका अब क्या कर रहे थे? जानवरों का शिकार नहीं कर रहे थे, ज्यादा जानवरों का शिकार अब कम हो गया था, वो अनाज पर भी निर्भर होने शुरू हो गए थे। इसके अलावा इन्होंने वेपन्स जो है किस तरह के बनाने शुरू कर दिए थे? तांबे के और पत्थर के, तो वो पहले से ही बना रहे थे औजार, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपकी डेवलप्ड होनी, विकसित होनी शुरू हो चुकी थी, ठीक है। चलिए आगे अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं वापस से। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति सामान्यतः कैसी थी? सामान्यतः कैसी थी मतलब देखो, संस्कृति अगर आपकी देखी जाए तो थोड़ा बहुत आपका कल्चरल डिफरेंस हर जगह मिलता है, पर संस्कृति की बात चल रही है तो संस्कृति उस टाइम पर क्या थी आपकी? रूरल, यानी कि ग्रामीण संस्कृति आपकी देखने को मिल रही थी। ये तो चीज क्लियर है ना? अब आपको समझ आ गया? अब आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे इसका आंसर करने में, या इस तरह से कोई और क्वेश्चन आ गया, आपने जितने भी एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं, आपने जो व्याख्या पढ़ी है, वहां से जुड़ा कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे, आराम से आंसर कर सकते हैं ना? पेपर में स्कोर अच्छा करेंगे ना? मुझे पूरी उम्मीद है जरूर करेंगे। और याद रखना, अगर आप मेरे साथ जितनी भी क्लास में आपकी लेकर आती हूँ आपके लिए, हिस्ट्री टू विक्ट्री की या स्टैटिक स्ट्राइक, तो वहां पर अगर आप शुरू से अंत तक मेरे साथ जुड़े रहोगे ना, तो आपका हिस्ट्री और स्टैटिक का तो एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी होगी नहीं, क्योंकि आप मेरी क्लास ही देख लोगे ना तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, दोबारा बुक उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस चीज का मैं आपको भरोसा देती हूँ। इसलिए क्लास को आप कंटिन्यू रखना है और आपको जुड़े रहना है अंत तक, और सारी क्लासेस देखनी है ताकि आपके लिए एसएससी क्रैक करना हो आसान। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ताम्रपाषाण काल के क्वेश्चन चल रहे हैं आप, ठीक है। एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया 2025 के शिफ्ट 3 में। आपका है ताम्रपाषाण संस्कृतियों और हड़प्पा के बीच एक प्रमुख अंतर क्या था? अब आपको हड़प्पा सभ्यता में मैंने थोड़ा सा आपको हिंट तो दे ही दिया था, किस तरह की चीजें थी वहां पर, कैसे विकसित होना शुरू हो गया था। एक चीज और बता देती हूँ, छोड़ो बाद में बताऊंगी, नहीं तो आपको आंसर समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन चालगोलिथिक कल्चर एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन? ऑप्शन ए है आपका, ताम्रपाषाण संस्कृतियां सामान्यतः ग्रामीण थी, चालगोलिथिक कल्चर्स वर जनरली रूरल, और ताम्रपाषाण संस्कृतियां पूरी तरह समुद्री थी, चालगोलिथिक कल्चर्स वर एंटायरली मारीटाइम, ताम्रपाषाण संस्कृतियां केवल लोहे का प्रयोग करती थी, चालगोलिथिक कल्चर्स यूज्ड ओनली आयरन। ऑप्शन डी है आपका, ताम्रपाषाण संस्कृतियों में कृषि नहीं थी, चालगोलिथिक कल्चर्स डिड नॉट प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। अब अगर हम देखें इनमें से आप मतलब आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सी चीज है जो आपका कहाँ थी, आपकी हड़प्पा सभ्यता में भी थी, और क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि वो कौन सी चीज है जो दोनों के बीच के हड़प्पा सभ्यता में थी पर चालगोलिथिक में नहीं थी, या चालगोलिथिक में थी हड़प्पा में नहीं थी, इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस क्या है, ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। कि हड़प्पा यानी कि आईवीसी की बात चल रही है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात चल रही है, और क्या चल रही है, चालगोलिथिक की बात, यानी कि आपकी चल रही है बात किसकी, ताम्रकाल की। क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर हम हड़प्पा की बात करें, आईवीसी की बात करें, तो इसको क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। ऐसा नहीं है इस टाइम पर तांबा नहीं था, तांबा इस टाइम पर भी था, पर तांबे देखो चालगोलीदिक के बाद, इसके बाद ही तो आया ना आपका हड़प्पा सभ्यता, चालगोलीदिक के बाद ही आया ना, तो जाहिर सी बात है तांबा तो रहा ही होगा। पर इसके बाद आपका क्या हुआ था कि टीन प्लस कॉपर को मिलाकर क्या बनाया गया था आपका? कांस्य, यानी कि कांसा, यानी कि ब्रॉन्ज, इसलिए इसको हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा कृषि देखी जाए तो दोनों जगह हो रही थी, कृषि हो रही थी। इसके बाद अगर हम देखें तो जानवरों को यहाँ पर भी पाला जा रहा था, यहाँ पर भी पाला जा रहा था। ठीक है। पर अगर हम हड़प्पा की बात करें तो यहाँ पर व्यापार भी विकसित हुआ था, यानी कि यहाँ पर जो है समुद्री डॉकयार्ड भी मिले हैं, यानी कि समुद्री का वो बोलते हैं समुद्री जहाज जहाँ खड़े किए जाते हैं, बंदरगाह, बंदरगाह मिले हैं यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से। और इस तरह से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है जो कि आपका चालगोलीदिक में नहीं था। ठीक है, चालगोलीदिक में इतना ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, आपको ये चीजें समझ आ गई, इनके बीच का डिफरेंस क्या? अब इनमें से आप देखो, अच्छा यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि आपका जो हड़प्पा था वो क्या था? शहरी सभ्यता थी। ठीक है, जबकि आपका ताम्रकालीन कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। ये भी एक डिफरेंस है आपका। अब आप क्वेश्चन को दोबारा देखकर आंसर देना चाहोगे? चलो एक बार कोशिश करते हैं, दोबारा से देखते हैं बच्चों को याद है कि नहीं। क्वेश्चन देखो फटाफट से, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। हाँ जी, अब समझ आया आंसर? कर सकते हो अब आप आंसर को? चलिए आपको एक और चांस देते हैं एक्सप्लेनेशन पे जाके। अगर हम बात करें व्याख्या की, स्पष्टीकरण की, तो हड़प्पा सभ्यता अपनी विकसित नगरीय व्यवस्था और नियोजित नगरों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको पहले ही बताया, अच्छा नहीं भी बताया तो सुन लो। हड़प्पा सभ्यता की खास बात क्या थी कि वो अपने नगरीय व्यवस्था या नगर नियोजन भी बोलते हैं शॉर्ट वर्ड्स में, अपने नगर नियोजन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये हड़प्पा सभ्यता। और इसका नगर नियोजन कैसा था? यहाँ पे जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि नालियां बहुत अच्छी बनी हुई थी, हर घर से अच्छे से कनेक्टेड था। इसके अलावा यहाँ पर गलियां भी बड़ी सही तरीके से बनाई गई थी। यहाँ पर जो था अन्नागार भी मिले हैं, स्टोरेज अनाज का बहुत अच्छा सिस्टम था। और यहाँ पर हम देखें तो सड़कें भी इतने सुव्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी कि शहरी सभ्यता इसको बोला जाता है इन्हीं सब रीजन से, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था थी ना वो बहुत अच्छी थी। इस टाइम पर पैरेलल में जितने भी मेसोपोटामिया और आपका जितने भी इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन चल रहा था, सभ्यता चल रही थी, उनमें सबसे अच्छी और सबसे विकसित सभ्यता हमारे देश की मानी जाती है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर क्या था? आपका नगरीय व्यवस्था बहुत ही क्या थी? नियोजित नगरों के लिए प्रसिद्ध था। नगरीय व्यवस्था और नियोजित नगरों के लिए, यानी कि नगर नियोजन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। क्या? हड़प्पा सभ्यता। इंग्लिश में भी देख लो, द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स डेवलप्ड अर्बन सिस्टम एंड प्लान्ड सिटीज। ठीक है, ये किसके लिए फेमस था? डेवलप्ड अर्बन सिस्टम और प्लान्ड सिटीज के लिए फेमस था हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके विपरीत भारत की अधिकांश ताम्र पाषाण संस्कृतियां ग्रामीण बस्तियों के लिए फेमस थी या ग्रामीण बस्तियों पर आधारित थी। मैंने आपको पहले ही बताया हड़प्पा सभ्यता और जो आपकी ताम्रकालीन सभ्यता है, इसके बीच का सबसे बड़ा अंतर ही यही है कि ये आपका शहरी सभ्यता थी, जबकि ताम्रकालीन यानी कि चालगोलीदिक क्या था? आपका रूरल सिविलाइजेशन था। ठीक है, आप हड़प्पा सभ्यता के नगर देख सकते हो किस तरह के थे। ठीक है, इस तरह से सिटी प्लानिंग थी, वहां पर पक्के ईंटों के घर पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में। अब हम देखें इसके अलावा, इन कॉन्ट्रास्ट मोस्ट चालगोलीदिक कल्चर इन इंडिया वर बेस्ड ऑन रूरल सिस्टम सेटलमेंट।
ठीक है, रूरल सेटलमेंट पे चल रहा था। इसके अलावा अगर हम देखें सामुदायिक की अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान था। अब कृषि और अगर हम पशुपालन की बात करें तो ये आपका हड़प्पा और आपका ताम्रकालीन दोनों में देखने को मिलता है, दोनों जगह पे आपका ये चल रहा था। ठीक है, कृषि और पशुपालन दोनों जगह था। ठीक है, इसके अलावा ताम्रपाषाण काल में तांबे के साथ पत्थरों के औजारों का प्रयोग जारी रहा। वहीं अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की तो वहां पर तांबे के साथ साथ क्या यूज होने लगा था, पत्थर नहीं चल रहे थे वहां पर आपका चल रहा था कांसा यानी कि ब्रॉन्ज, कॉपर के साथ ब्रॉन्ज का यूज होना शुरू हो गया था। कब, आपका हड़प्पा सभ्यता में। हम हड़प्पा और ताम्रकालीन पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता में आपका तांबे के साथ साथ क्या यूज, कॉपर के साथ साथ तांबा, यानी कॉपर और तांबा एक ही होता है, कांसे के साथ तांबे के साथ साथ कांसा और ब्रॉन्ज, कांसे को ही ब्रॉन्ज बोलते हैं इंग्लिश में, तो तांबे के साथ साथ कांसा यूज हो रहा था, जबकि आपका ताम्रकालीन में पत्थर के साथ साथ तांबा यूज हो रहा था। ठीक है, तो वो जैसे जैसे एरा आगे बढ़ेगा पीछे वाले एरा का कोई एक पार्ट यूज हो रहा होगा जो एंड वाला होगा और अपनी नई सभ्यता को वो अपनाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में तांबे के साथ साथ पत्थर के औजारों का प्रयोग हो रहा था। स्टोन टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड अलोंग विद कॉपर टूल्स ड्यूरिंग द चालगोलिथिक पीरियड। ठीक है, कॉपर टूल्स के साथ साथ ये क्या कर रहे थे, स्टोन टूल्स के साथ साथ कॉपर टूल्स यूज कर रहे थे। कब, चालगोलिथिक पीरियड में। तांबे के साथ साथ पत्थर का प्रयोग कर रहे थे ये लोग ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, वहीं अगर हम हड़प्पा सभ्यता में बात करें तो नगर नियोजन, मैंने आपको बताया जल निकासी व्यवस्था के लिए बहुत फेमस था और लंबी दूरी के व्यापार का अधिक विकसित स्वरूप दिखाई देता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ से डकयार्ड देखने को मिले हैं, जो आपके लोथल वाली साइट है वहां पर आपको देखने को मिला है, गुजरात में है ये साइड, वहां पर आपको मिला है देखने को बंदरगाह। तो जब बंदरगाह मिला है यानी कि समुद्री व्यापार शुरू हो गया था, ये इतनी दूरी का व्यापार करने लगे थे। समुद्र का रास्ता हम तभी अपनाते हैं ना जब बहुत ज्यादा दूर का व्यापार करना है हमको। ये एयरप्लेन, ये सारी चीजें तो बहुत बाद की विकसित है ना, पहले जहाज आए थे। तो उस टाइम पर देख सकते हो आप कि ये लोग इतनी दूर से आपका जो है इतनी दूरी का भी व्यापार करने लग गए थे। ठीक है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन shows a more developed system of town planning और ड्रेनेज एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। यहाँ कोई डाउट तो नहीं है कि ये दूरी के व्यापार भी कर रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी चल रहा था। इसके अलावा यहाँ की नगर नियोजन तो अच्छा था ही और जल निकासी व्यवस्था के लिए तो हमेशा से फेमस रहा है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, इसलिए ताम्रपाषाण और हड़प्पा को एक ही प्रकार की संस्कृति मानना सही नहीं है। ठीक है, देयरफॉर चालगोलिथिक कल्चर शुड नॉट बी ट्रीटेड एज आइडेंटिकल टू द हड़प्पन अर्बन कल्चर। क्लियर है कि इतना डिफरेंस आपने देख लिया तो आपको ये समझ आ गया कि ताम्रपाषाण काल को और आपका जो है हड़प्पा सभ्यता दोनों को एक जैसी संस्कृति मानना गलत होगा। ये दोनों एक प्रकार की संस्कृति नहीं थी, दोनों में काफी डिफरेंस था, वो डिफरेंस आप देख चुके हो। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था कि हड़प्पा की बात करें तो वो क्या था, अर्बन और प्लान्ड सिटी, यानी कि शहरी थी प्लस नियोजित सिटी थी। नगर नियोजन यहाँ का बहुत अच्छा था, ये इसकी खास बात है। वहीं हम चालगोलिथिक यानी कि ताम्रकाल की बात करें तो ताम्रकाल में क्या था, रूरल था, यहाँ पर क्या था, ग्रामीण व्यवस्था थी और साथ में क्या चल रहा था यहाँ पे, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से जुड़ी हुई व्यवस्था ज्यादा थी। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है आपका हड़प्पा में कृषि नहीं चल रही थी, हड़प्पा में भी कृषि हो रही थी, पर हड़प्पा में क्या था आपका, कृषि के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस वाले व्यापार भी चल रहे थे। पर यहाँ पर व्यापार जैसा कोई सिस्टम था नहीं, यहाँ पर जो है कृषि और ग्रामीण व्यवस्था ही थी मेन यहाँ की। ठीक है, चलिए अब आप आंसर कर सकते हैं आराम से, आशा है अब आप मेरे को अच्छे से आंसर जवाब दे सकते हैं कि दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था। तो ताम्रपाषाण संस्कृतियां पूरी तरह समुद्री थी, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ताम्रपाषाण सभ्यता पूरी तरह से समुद्री नहीं थी, यहाँ पर कोई समुद्री व्यापार या समुद्र से जुड़ा ऐसा कोई कार्य चल नहीं रहा था। ताम्रपाषाण संस्कृतियां केवल लोहे का प्रयोग करती थी, ऐसा भी नहीं है, हमने अभी पढ़ा कि ताम्रकाल में क्या चल रहा था, पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग चल रहा था।
अगर हम बात करें ताम्रपाषाण संस्कृतियों में कृषि नहीं थी, तो हम जानते हैं कि ताम्रपाषाण काल में कृषि ही बहुत बड़ा स्रोत था। खाना पीना या जीवन व्यापन का जो मेन था कार्यक्रम, वो था आपका कृषि। पूरी तरह से कृषि पर निर्भर थे इस टाइम पे। ठीक है, तो अगर हम देखें ताम्रपाषाण संस्कृतियां सामान्यतः ग्रामीण थी, तो ये बात आपकी सही है कि ताम्रपाषाण संस्कृतियां पूरी तरह से ग्रामीण थी, जबकि आपका जो हड़प्पा सभ्यता थी वो पूरी तरह से ग्रामीण नहीं थी, वो पूरी तरह से क्या थी, शहरी सभ्यता थी। तो यही आपका आंसर होगा, यही इनके बीच का डिफरेंस है। यहाँ कोई डाउट है? अब आपको समझ आ गया इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन कितना घुमा के दिया था पर कितना इजी आंसर था आपके लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखें तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, ताम्र संचय संस्कृति के लोग मुख्यतः किस प्रकार का जीवन जीते थे? What kind of life did the people of copper hoard culture mainly? अब आपको देखो कितना ये क्या है आपका ताम्र संचय संस्कृति। ताम्र संचय संस्कृति आपकी ताम्रपाषाण काल की ही बात चल रही है, पर क्या था यहाँ पर ताम्र संचय संस्कृति थी, यानी कि यहाँ पर तांबे को जो है, तांबे की खोज हो गई थी, तांबे को रखा, तांबे को संचय करना यानी कि अपने पास रखना शुरू कर दिया था लोगों ने, तांबे को जो है इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, इसलिए इसको ताम्र संचय संस्कृति बोलते हैं। इसके अलावा यही काल है जहां से हमें सबसे ज्यादा तांबे के औजार या तांबे के जो आपके बोल सकते हो तांबे के बर्तन या तांबे की मूर्तियां, ये सारी चीजें ताम्रपाषाण काल से ही मिली है, इसलिए इसको ताम्र संचय बोलते हैं। ठीक है, ताम्र संचय बोलने के बहुत सारे रीजन है, जिनमें से मेन रीजन आप यही समझो कि इस टाइम पर सबसे ज्यादा तांबा प्रयोग में हुआ था। ठीक है, तो अगर हम देखें ताम्र संचय संस्कृति के लोग मुख्यतः किस प्रकार का जीवन जीते थे, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द पीपल ऑफ कॉपर होर्ड कल्चर मेनली। ऑप्शन में अगर हम देखें, बसे हुए कृषक और कारीगर थे ये, सेटल्ड फार्मर्स एंड आर्टिसंस, नेक्स्ट है खानाबदोश शिकारी थे, नेक्स्ट है आपका समुद्री व्यापारी थे यानी कि मैरीटाइम ट्रेडर्स थे, या खानाबदोश शिकारी को बोलते हैं हम, नॉमेडिक लाइफ जीते थे। डी है आपका दरबारी सैनिक थे या कोर्ट सोल्जर्स थे। तो बेटा मैंने आपको पहले ही अभी इसका आंसर तो आप मेरे को अभी करो, एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाऊंगी मैं, मेरे को अभी चाहिए आपसे आंसर। आप बड़े आराम से कर सकते हो, अगर आपने मेरा पिछला क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा तो मैंने पिछले ही प्रश्न में आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि इस टाइम तो लोग खानाबदोश नहीं थे। ठीक है, खानाबदोश का मतलब होता है जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं, जो भटकते हैं, खानाबदोश शिकारी उनको बोलते हैं। तो ऐसा नहीं था, ये नोमेडिक लाइफ नहीं जी रहे थे। ठीक है, और इस टाइम पर लोग समुद्री व्यापारी भी नहीं थे। समुद्री व्यापारी कब हुए थे लोग? जब आईवीसी आया था, आईवीसी के टाइम पर ये लोग समुद्री व्यापारी हुए थे। तो ताम्रपाषाण काल का आईवीसी से कोई लेना देना नहीं है, ये दो अलग अलग सभ्यता है। ठीक है, और अगर हम देखें दरबारी सैनिक थे, तो इस टाइम पर तो कोई दरबार ही नहीं था, तो दरबारी सैनिक कहाँ से होंगे? यहाँ तो नॉर्मल लोग जी रहे थे, एक कुनबे का या एक कबीले का इंसान जो है एक जगह पे रह रहा है, खेती बाड़ी करके मस्त अपनी लाइफ जी रहा है, इस तरह से लोग रहते थे। कोर्ट सोल्जर वाला कोई सिस्टम यहाँ पे था ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम ताम्रकाल की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या देखने को मिलता था? बसे हुए कृषक थे, क्योंकि लोग एक जगह पे रह रहे थे और उनका मुख्य कार्य क्या था? कृषि करना। उसके अलावा वो कारीगर भी थे। किस तरह के कारीगर थे? सुंदर सुंदर तांबे की मूर्तियां बनाना, तांबे से वेपन्स बनाना, तांबे से बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक है, तो हो गए ना वो कारीगर, आर्टिसंस हो गए ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको समझ आ गया, क्या होगा? सेटल्ड फार्मर्स एंड आर्टिसंस। ठीक है, मैंने आपको आंसर तो दे दिया है, पर आपको एक्सप्लेनेशन को पढ़ना, स्पष्टीकरण को जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, और हो सकता है अगला क्वेश्चन जब आपको आए तो उस स्पष्टीकरण को पढ़ने के बाद आप उस अगले क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे पाओ। तो चलिए देखते हैं हम स्पष्टीकरण को। स्पष्टीकरण की बात करें बेटा, तो ताम्र संचय संस्कृति के लोग मुख्यतः बसे हुए कृषक और कारीगर माने जाते थे। ठीक है, द पीपल ऑफ द कॉपर होर्ड कल्चर आर मेनली कंसीडर्ड सेटल्ड फार्मर्स एंड
आर्टिसंस। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आंसर आपका यही है और यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है आपका, आगे भी आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार आया है तो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर रिपीटेड में पूछ लेता है क्वेश्चन, तो हो सकता है सेम प्रश्न दोबारा पूछ लिया जाए। ठीक है, इनके जीवन में कृषि और स्थानीय शिल्प विधियों का महत्वपूर्ण स्थान था। एग्रीकल्चर एंड लोकल क्राफ्ट एक्टिविटीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दियर लाइफ। क्लियर है कि इनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, और उसके अलावा शिल्प गतिविधियां यानी कि क्राफ्ट एक्टिविटीज इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इसके अलावा देखें इनके स्थलों में भारी तांबे के उपकरण और हथियार प्राप्त हुए हैं। वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ताम्र संचय बोलने का रीजन ही यही है क्योंकि यहाँ से तांबे के उपकरण और क्या मिले? हथियार बहुत भारी यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं। ठीक है, हेवी कॉपर टूल्स एंड वेपन्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम दियर साइट्स। यहाँ कोई डाउट है कि यहाँ से आपको देखो किस तरह से आपको हैंड एक्स से लेकर इस तरह के हथियार देखने को मिलते हैं। ये सब ताम्रपाषाण काल के ही जो है आपके वेपन्स हैं जो देखने को मिले हैं। ताम्रपाषाण काल से ही आपको ये खोज हुई है इन वेपन्स की। चित्रकारी में आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो बेटा तांबे की वस्तुओं में कुल्हाड़ी और भाले जैसे उपकरण महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ये मैं आपको पहले आपको भाले दिखाई चुकी हूँ, कुल्हाड़ी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण था। कुल्हाड़ी का प्रयोग जो है, तांबे की कुल्हाड़ियां मिलती थी इस टाइम पर। ठीक है, इस टाइम पर लोग बहुत अमीर थे, लोहे की नहीं तांबे की कुल्हाड़ी यूज करते थे। और लोहा आपका आईवीसी तक भी नहीं आया था, याद रखना। आईवीसी के भी बहुत बाद में आया है लोहा। लोहे का आविष्कार या लोहे की खोज अभी तक कहीं नहीं हुई है। सबसे पहले तांबे की खोज दिख रही है, फिर कांसे की खोज दिख रही है। ठीक है, चलिए अगर हम देखें तांबे की वस्तुओं में कुल्हाड़ी और भालों के जैसे उपकरण महत्वपूर्ण थे। इंपॉर्टेंट कॉपर ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स एक्सिस एंड स्पीयर लाइक्स इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? आपके कुल्हाड़ी और भाले जैसे उपकरणों का महत्वपूर्ण जो है महत्व बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर इसी तरह कुल्हाड़ी और भाले जैसी चीजें मिली हैं। किस चीज की? कॉपर की, तांबे धातु की भाले और कुल्हाड़ी देखने को मिले हैं। इस तरह के आपके एविडेंस मिले हैं। ये आपके ताम्रकाल सभ्यता के ही जो साक्ष्य हैं वो हैं, ताम्रकाल के ही साक्ष्य या एविडेंस हैं जो आपको मिले हुए हैं। आप देख सकते हो कैसे मिट्टी के बर्तनों के जो है टूटे फूटे और किसी तरह के किस तरह से आपको देख सकते हो कि किस तरह से जो है आपके एविडेंस मिले हुए हैं। इसके अलावा कुल्हाड़ी का भी मिला हुआ है। ये देख सकते हो किस तरह से भाले, ये दिख रहा है आपको, सब कुछ है इसमें। ठीक है, और ये जो बाकी का आपको दिख रहा है ना, ये आपकी बस्तियों के एविडेंस हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने यानी कि हमारी जो पुरातात्विक सर्वेक्षण केंद्र है भारत का, उन्होंने इनकी खोज की हुई है। ठीक है, और अभी तक भी खोजे जा रहे हैं, आज भी मिल ही रहे हैं अलग अलग जगहों से अलग अलग एविडेंस। ठीक है, इनके साथ प्राप्त मिट्टी के बर्तन और बस्तियों के अवशेष इनके बसे हुए जीवन की ओर संकेत करते हैं। पोट्री एंड सेटलमेंट्स रिमेन एसोसिएटेड विद देम इंडिकेटेड अ सेटल्ड वे ऑफ लाइफ। ये जो आप एविडेंस देख रहे हो, इससे आपको समझ आ रहा है कि ये क्या कर रहे थे? एक बसा हुआ बढ़िया जीवन जी रहे थे। इनसे संकेत मिलता है कि हाँ भाई, यहाँ पर लोग अच्छा जीवन, बसा हुआ जीवन था। यहाँ पर लोग खाने पीने की भी चीजें यूज कर रहे थे। यहाँ पर लोगों ने वेपन्स भी रखे हुए थे। यहाँ पर पानी, खाना, सब कुछ का इंतजाम था। लोग एक जगह पे रह रहे थे। कृषि के भी एविडेंस मिले, यानी कि यहाँ पर कृषि, एग्रीकल्चर भी हो रहा था। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली है। कहाँ पर? ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, तो आगे हम देखें, इसलिए इन्हें केवल खाना बदोश शिकारी समुदाय मानना सही नहीं है। Therefore it is incorrect to regard them simply as nomadic hunting communities। तो ये क्लियर है कि हम इसलिए गलत है अगर हम इनको खाना बदोश बोले, क्योंकि ये एक जगह रह रहे थे, ये दर बदर भटक नहीं रहे थे, तो ये खाना बदोश किसी एंगल से हुए ही नहीं, है ना। तो ये खाना बदोश वाला स्टेटमेंट उसमें जो दे रखा है पूरी तरह से गलत हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसको कैसे याद करो, एग्जाम ट्रिक कैसे रखें इसका। तो अगर आपका आता है ताम्र संचय यानी कि कॉपर होड, यानी कि इसमें क्या आएगा? बसे हुए किसान होते थे जो कि कारीगर भी होते थे। और यहाँ पर क्या यूज हो रहा था?
तांबे की वस्तुएं, सेटल्ड फार्मर्स थे, आर्टिसंस थे और कॉपर ऑब्जेक्ट्स को ये यूज कर रहे थे। आपको इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर याद हो सकता है? आपको कोई डाउट तो नहीं रहेगा? ताम्र संचय या कॉपर हर्ट से रिलेटेड जब क्वेश्चन इधर से आएगा तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं ना? वेरी गुड, मुझे पूरी उम्मीद है आप आराम से आंसर करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बेटा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला प्रश्न है आपका, ताम्र संचय संस्कृति के सबसे अधिक अवशेष किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? Which region has yielded the largest concentration of copper hoard finds? ऑप्शंस देखो, ऊपरी गंगा बेसिन, अपर गंगा बेसिन, ऑप्शन बी है दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेट्यू, नेक्स्ट है कावेरी डेल्टा यानी कि कावेरी डेल्टा इंग्लिश में भी होगा, डी है आपका कश्मीरी घाटी यानी कि कश्मीर वैले। बेटा जी अगर मैं आपको आंसर नहीं बता सकती पर मैं आपको स्टेट का नाम बता देती हूँ, इससे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा शायद आपको बोला है सॉरी आंसर नहीं बताना, हाँ भूल जाती हूँ कि आंसर आपको नहीं बताना है, आंसर आप बताएंगे। देखो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ताम्र संचय संस्कृति के सबसे अधिक अवशेष यानी कि जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉपर होड यानी कि आपका कहें हम तांबे का जो औजार है या तांबे से बनी हुई चीजें जो हैं सबसे ज्यादा कौन सी साइट से मिली है? तो वो आपकी मिली है सबसे ज्यादा पहले नंबर पे, नंबर 1 पे आता है आपका उत्तर प्रदेश, जहां से हमारी राधा रानी, जहां से हमारे कान्हा जी, वहीं से है तांबे का भंडार। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे आ गया हमारा उत्तर प्रदेश और नंबर 2 पे है बिहार। कैसे? कान्हा जी है, उनको क्या बोलते हैं? मेरे बाके बिहारी लाल। तो यूपी से आए बिहारी जी, तो नंबर 2 पे आ गया आपका बिहार। ठीक है, तो नंबर 1 पे सबसे ज्यादा संचय मिला है आपका यूपी में और उसके अलावा मिला है आपका बिहार में सेकंड नंबर पे। ठीक है, अब ये आपका कौन सा स्टेट हो गया? नॉर्दर्न स्टेट। ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट है आपका, ये इंडिया के नॉर्दर्न साइड में मिल रहा है और इसके अलावा इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में उत्तरी साइड में मिल रहा है, भारत के उत्तर भाग में है ये देखने को मिलता है साइट। ठीक है, तो अब आप क्या आइडिया लगा सकते हो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नहीं मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आंसर तो आपको खुद बताना होगा, मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ आपको। चलो चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे बिना टाइम वेस्ट किए। अगर हम देखें तो ऊपरी गंगा बेसिन का ताम्र संचय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण वितरण क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, द अपर गंगा बेसिन इज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन रीजन ऑफ द कॉपर होड कल्चर। ठीक है, ऊपरी गंगा बेसिन, और बेटा याद रखना ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में और आगे भी बनेंगे बहुत क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब आप देखो कैसे समझोगे। ये मैप है आपका। ठीक है, मैप में आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर आपका उच्च गंगा बेसिन है, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स है आपके बोर्ड पे मैप में, ये वो एरियाज हैं जहां से आपको क्या मिले हैं? ताम्र संचय के सबसे ज्यादा एविडेंस मिले हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपका मिला है उच्च गंगा बेसिन। जो ये उच्च गंगा बेसिन क्या है आपका? ये गंगा नदी और उनकी जो ट्रिब्यूटरी नदी है, जहां से यमुना और वहां से घग्गर नदी जो सरस्वती नदी है, ये सारी नदियां यहाँ से त्रिवेणी संगम जानते हो ना, वहीं के आसपास के एरिया से आपको क्या मिले हैं? ताम्र संचय सबसे ज्यादा मिले हैं, यानी कि तांबे के जो औजार या तांबे का जो सबसे ज्यादा एविडेंस है ताम्र पाषाण काल का, वो यहीं से मिला है। इसके अलावा आपका कहाँ से मिला है? आपका मिला है दाऊब, गंगा यमुना दाऊब जगह का नाम है। दाऊब आपका एक क्षेत्र है, दोआब, ये है आपका दोआब। दोआब आपका क्षेत्र है, दोआब। नजर आ रहा है मार्कर? नजर नहीं आ रहा है, डार्क कलर यूज कर लेते हैं, रुको, क्योंकि जब तक आपको नजर नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं ना मेरे इतना समझाने का। ये आपका दोआब होता है। ठीक है, दोआब है जो कि आपका थोड़ा थोड़ा बिहार की साइड में, देखो आप यहाँ पर समझ सकते हो, ये उत्तर प्रदेश के आसपास का ये पूरा एरिया है। ठीक है, हाँ थोड़ा थोड़ा आपका उत्तराखंड में भी है,
कुछ ताम्र संचय आपके उत्तराखंड में भी मिले हैं, क्योंकि ये यहाँ पर उत्तराखंड आ जाता है ना आपका, ठीक है। तो मगर मेन जो आपके मेजर एविडेंस मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, आपके यूपी से और बिहार से। यूपी और बिहार से सबसे ज्यादा एविडेंस मिले हैं। इसमें आपके उच्च गंगा बेसिन में क्या आता है, आपका आता है सबसे अधिक ताम्र संचय, और वो है आपका सबसे महत्वपूर्ण वितरण बोल सकते हो आप ताम्र संचय का, ठीक है। इसके अलावा आपका दोआब जगह का नाम है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश और आपका बिहार के आसपास के एरियाज हैं, वहां पर आपको मिले हैं सेकंड नंबर, बिहार में मिला है सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो ये आपके दोआब से मिला है एविडेंस, और आपका उच्च गंगा बेसिन से मिला है। उच्च गंगा बेसिन मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या है, आपका गंगा यमुना सरस्वती, इन 3 नदियों का जहाँ पे मिलन होता है वहां के आसपास के एरियाज से मिले हैं। तो ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स है ना, ये सब वही एरियाज हैं जहां से आपके ताम्र संचय मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका एक और आ जाता है ओसीपी। ओसीपी, ओसीपी को बोलते हैं हम ऑकर कलर्ड पोट्री। ओसीपी होता है ऑकर कलर्ड पोट्री, हिंदी में भी बता देती हूँ, गेरू रंग के मृदभांड, या मृदभांड को बोलते हैं हम मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो यहां से आपके ओसीपी भी मिले हैं, यानी कि गेरू रंग के मृदभांड या मिट्टी के बर्तन आपके दोआब से मिले हैं मुख्य रूप से, ठीक है। गंगा यमुना जो दोआब है आपका क्षेत्र, जहां पर गंगा और यमुना नदी का जो मिलन होता है वो एरिया है आपका दोआब, जहां से आपके क्या मिले हैं, भारी संख्या में ताम्र संचय तो मिले ही हैं आपके, मतलब तांबे की जो वस्तुएं हैं वो तो मिली ही हैं, तांबे तो मिले ही हैं, तांबे के जो भी है औजार हो या तांबे की बनी हुई वस्तुएं हो, कुछ भी हो, वो सब तांबे का यहाँ से मिला ही है। इसके अलावा और क्या मिला है आपका, ओसीपी, यानी कि गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन, यानी कि मृदभांड, जो कि कौन से रंग का था, नॉर्मली हमारा थोड़ा लाल लाल सा होता है ना, यहाँ पर गेरू रंग के मिले हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हम ऑकर कलर, ऑकर कलर्ड पोट्री। मैं अभी आपको आगे पिक्चर में दिखाऊंगी, तब आपको समझ आ जाएगा वो किस तरह के कलर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी आप परेशान मत हो, ज्यादा लोड नहीं लेना, मैं हूं ना, मैं आपको सब क्लियर करवाऊंगी, डोंट वरी। चलो एक बार इसके स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं। मैंने आपको ये समझा दिया ये क्या चीज है, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट है ये वही है आपका स्थान जहां से आपके ताम्र संचय या ओसीपी मिले हैं, ठीक है। ये ओसीपी मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि आगे अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछे गए हैं, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं विशेष रूप से गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में ताम्र संचय की अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में ताम्र संचय की अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई है, ठीक है। अ नंबर ऑफ कॉपर होड, कॉपर होड का मतलब ही होता है ताम्र संचय, कॉपर होड ऑब्जेक्ट्स हैव बीन रिकवर्ड पर्टिकुलरली फ्रॉम द गंगा यमुना दोआब रीजन, ठीक है। गंगा यमुना दोआब रीजन से आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपका कि बताओ गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से क्या संचय मिला है, ताम्रकालीन का क्या मिला है, या आपको हो सकता है ताम्रकालीन बोले ही ना, ये सीधा बोल दे एग्जामिनर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछ रहे हैं, तो वो सीधा आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ ताम्रकालीन सभ्यता की सबसे ज्यादा ताम्र संचय या ताम्र संचय किस एरिया से मिला है, बहुत अधिक मात्रा में ताम्र संचय या कॉपर हार्ड कौन से एरिया से मिला है, तो वो कौन सा है आपका गंगा यमुना दोआब, ठीक है। इस क्षेत्र में ओसीपी के साथ साथ कॉपर होड ताम्र संचय का संबंध भी महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ओसीपी और कॉपर होड दोनों का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दोनों ही चीजें आपके गंगा यमुना दोआब से मिली है, और आपका जो है ऊपरी गंगा बेसिन वहां से भी आपकी सारी चीजें मिली है। याद रखना, गंगा यमुना दोआब आपका नीचे वाला है, ऊपरी गंगा बेसिन आपका जो है वो ऊंचा स्थान है, ठीक है।
अपर साइड में, उत्तर प्रदेश के अपर साइड में आ जाता है आपका ऊपरी गंगा, और लोअर साइड में आपका आ जाएगा गंगा यमुना दोआब। ठीक है, आगे अगर हम देखें बच्चों तो द एसोसिएशन ऑफ कॉपर होड विद ओसीपी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस रीजन। ये आपको ऑलरेडी समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ देखें तो ताम्र संचय में प्राप्त तांबे की वस्तुएं इस संस्कृति की प्रमुख पुरातात्विक पहचान है। ठीक है, यहाँ कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ताम्र संचय से जो भी वस्तुएं या जो भी चीजें मिली है वो उसी काल की पहचान ही होंगी, है ना, उस संस्कृति को ही रिप्रेजेंट करेगा कि वहां पर किस तरह के वेपन्स या किस तरह के लोग रहते थे। देखो ये पेन मैंने कैसे पकड़ा है ये बता सकता है कि मेरे को पेन पकड़ना आता है या नहीं। इसी तरह से ये वेपन्स कैसे बनाए गए हैं, किस तरह के हैं, वो उस टाइम के लोगों के रहन सहन और उनके ब्रेन का आइडिया दे देता है हमको कि वो इतने शार्प एजेस वाले जो है वेपन्स यूज कर रहे हैं, इतने धारदार हथियार का प्रयोग कर रहे हैं, इतने कम सोर्सेज के बाद भी इस तरह की वेपन्स बना लेते हैं, इस तरह की मूर्तियां बना लेते हैं। ये सारी चीजें जो हो हैं उनके उस काल के बारे में अच्छे से हमें बताती है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम देखें, ताम्र संचय में प्राप्त तांबे की वस्तुएं इस संस्कृति की प्रमुख पुरातात्विक पहचान है। द कॉपर ऑब्जेक्ट फाउंड इन दिस deposit are a major archaeological feature of the culture। यहाँ कोई डाउट नहीं है, अच्छे से मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि ये क्या चीज है। इसके अलावा देखें तो इनके प्रमुख उदाहरणों में कुल्हाड़ी, भाले और अन्य भारी तांबे के उपकरण शामिल है। वो आप देख सकते हो, कुल्हाड़ी है, भाला है, और इसके अलावा ये आप मूर्ति देख सकते हो। आप इसके अलावा आप जो भी चीजें वहां से मिली है, किस तरह के औजार मिले हैं, वो सब आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, कुल्हाड़ी, भाला और अन्य भारी तांबे के उपकरण भी देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, ताम्र संचय में, यानी कि आपका ऊपरी गंगा बेसिन की बात चल रही है। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश में भी देखते हैं, मेजर एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स एक्सेस, spear like objects and other heavy copper implements। ठीक है, इसके अलावा हेवी कॉपर इम्प्लीमेंट्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। बिहार के पठारी और आसपास के क्षेत्रों को ताम्र संचय के द्वितीयक वितरण क्षेत्र के रूप में भी जोड़ा जाता है। द प्लेट्यू एंड adjoining regions of Bihar are also associates with the secondary distribution of copper hoard finds। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अभी तक के जो भी एविडेंस मिले हैं उसके हिसाब से नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे आपका बिहार है। किस चीज में, ताम्र संचय में, यानी कि ताम्र काल की जो तांबे की जो भी आपकी साक्ष्य मिल रहे हैं ताम्र काल के, उसमें नंबर 1 पे अभी यूपी है, नंबर 2 पे बिहार है, क्योंकि यूपी और बिहार का बॉर्डर आसपास ही है, तो यहाँ आसपास भी सभ्यता हो रही थी। तो नंबर 1 पे अभी यूपी चल रहा है, नंबर 2 पे बिहार चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे नहीं देखना है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन का अब आप आंसर कर सकते हैं कि ताम्र संचय संस्कृति के सबसे अधिक अवशेष कहाँ से मिले हैं, बता सकते हैं आप। द लार्जेस्ट अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर होड कहाँ से मिले हैं, अब आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 पे कौन सा है, उत्तर प्रदेश, और वो कहाँ है आपका, उसमें क्या है आपका, ऊपरी गंगा बेसिन। ठीक है, ऊपरी गंगा बेसिन आपका उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा आपका यहीं से मिला हुआ है क्या, ताम्र संचय सबसे ज्यादा, यानी कि ताम्र काल की तांबे की खोज, जो भी उपकरण या जो भी आपके एविडेंस है वो आपको यहाँ से सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका बड़ा ही प्यारा है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से ताम्र संचय संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉपर होड कल्चर इज करेक्ट। ऑप्शंस हैं आपके, इसका प्रमुख क्षेत्र ऊपरी गंगा बेसिन है, इट इज मेजर रीजन इज द अपर गंगा बेसिन, इसका संबंध केवल दक्षिण भारत से है, इट इज एसोसिएटेड ओनली विद साउथ इंडिया। ऑप्शन सी है, इसके लोग केवल खानाबदोश शिकारी थे, इट्स पीपल वर ओनली नॉमडिक हंटर्स, इसका ओसीपी से कोई संबंध नहीं है, इट हैज नो एसोसिएशन विद
OCP। अब आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि आपको किसकी बात चल रही है, ताम्र संचय संस्कृति की बात चल रही है, यानी कि बात चल रही है आपकी कॉपर होड़ कल्चर की। तो आपको समझना चाहिए कि कॉपर होड़ कल्चर यानी कि ताम्रकालीन सभ्यता के जो एविडेंस है उसकी बात चल रही है। तो ताम्रकालीन सभ्यता की यदि हम बात करें तो क्या ताम्रकालीन सभ्यता में ऐसा था कि इसका OCP से कोई संबंध नहीं है? ऐसा नहीं है। यहाँ पर गेरू रंग के बर्तन यूज हो रहे थे आपके, ऑकर कलर्ड पोट्री यूज हो रही थी आपकी। तो ये तो आपका पूरी तरह से गलत हो गया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तो आप बिना एक्सप्लेनेशन को जाने आंसर कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप कर सकते हैं, अगर आपने पिछला क्वेश्चन को ध्यान से सुना और समझा है तो। ठीक है, अगर हम देखें इट इज, इसके लोग केवल खाना बदोश शिकारी थे, इट्स पीपल वर ओनली नोमैडिक हंटर्स, ऐसा भी नहीं है। क्या ऐसा था कि उस टाइम पर लोग खाना बदोश थे, ताम्रकालीन सभ्यता आई थी तब लोग कृषक बन गए थे, लोगों ने एक जगह पे रहकर कृषि करनी शुरू कर दी थी, यानी कि अब जो कृषि कर रहे हैं वो खाना बदोश हो ही नहीं सकते, वो भटक सकते ही नहीं है, है ना, वो एक जगह रहने लगे थे, उनका बसावट एक जगह पे हो गया था। इसके अलावा हमने क्या कहा था कि ताम्र संचय सबसे ज्यादा कहाँ मिली थी आपकी, क्या इसका संबंध दक्षिण भारत से है? दक्षिण भारत देखो, अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत आपका नीचे का पार्ट हो जाता, तो नीचे के पार्ट में क्या आपका ताम्र संचय मिला था? नहीं ना, ये आपका कहाँ मिला था? उत्तर भारत की तरफ, है ना, उत्तर भारत की तरफ मिला था ना। तो यानी कि आपका दक्षिण भारत तो पूरी तरह से गलत है। और पिछले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि ताम्र संचय का जो है, अगर हम देखें संस्कृति का कौन सा कथन सही है, तो सबसे ज्यादा ताम्र संचय यानी कि ताम्रकाल के जो एविडेंस हैं सबसे ज्यादा कहाँ से मिले हैं आपके, तो वो मिले हैं ऊपरी गंगा बेसिन से। इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? ऊपरी गंगा बेसिन। तो इसका आंसर अब आप कर सकते हैं। इसलिए कहती हूँ जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ना कोई सा, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनो, समझो, और उसके स्पष्टीकरण को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, क्योंकि अगला क्वेश्चन उस स्पष्टीकरण से जुड़ा हो सकता है और उसका आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपने पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से सुना और पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना घुमा घुमा के क्वेश्चन आ रहा है, तो प्लीज ध्यान से पढ़ो, आपको एसएससी सीजीएल 2026 को क्रैक करना है। ठीक है, तो अगर उसको क्रैक करना चाह रहे हो, टारगेट है, तो पूरा कंसंट्रेशन क्लास पे ले आओ। चलिए एक बार हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, आंसर तो हमें पता चल गया है। देखिए, अगर हम देखें ताम्र संचय संस्कृति का प्रमुख वितरण क्षेत्र ऊपरी गंगा बेसिन है। द मेजर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ऑफ द कॉपर होड़ कल्चर इज द अपर गंगा बेसिन। ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, आपको ये पता ही है कि अपर गंगा बेसिन जो आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब एरियाज में आता है, वहां पर ही आपका क्या मिला है, वहीं पर मिला है आपका सबसे अधिक ताम्र संचय, यानी कि ताम्रकाल की सबसे ज्यादा एविडेंस वहीं से मिले हैं। कॉपर होड़ तांबे के भंडारों की खोजों का OCP से महत्वपूर्ण संबंध है। उसमें लिखा था ना ऑप्शन में कि OCP से संबंध नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, OCP से संबंध है। OCP में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ऑकर कलर्ड पोट्री होती है वो। ठीक है, मैंने आपको कहा था ऑकर कलर्ड पोट्री की आपको दिखाऊंगी, ये रहा ऑकर कलर्ड पोट्री, थोड़ा गेरुए रंग का वो है ना, रंग दे तुम मोहे गेरुआ, ठीक है, ये वही गेरुआ है। ठीक है, तो ये वहां से आपके मिले हैं। ताम्र संचय में आपका जो है गेरुए रंग के बर्तन मिले हैं, जिसको नाम क्या दिया गया है, ऑकर कलर्ड पोट्री, OCP। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो और यहाँ बिठा लो माइंड में कि ऑकर कलर्ड पोट्री के जो एविडेंस है वह कहाँ से मिले हैं, तो वो आपके ऊपरी गंगा बेसिन से मिले हैं, अपर गंगा बेसिन से मिले हैं। ठीक है, गंगा, चलिए आगे देखते हैं। गंगा यमुना दोआब इसके महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से क्षेत्रों में शामिल है। वो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि गंगा यमुना दोआब जो है इसके मुख्य क्षेत्रों में से एक है, जहां से ताम्र संचय काफी अधिक मात्रा में मिले हैं। ठीक है, इसके लोग मुख्यतः बसे हुए कृषक और कारीगर माने जाते हैं। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो नॉमेडिक लाइफ जी ही नहीं सकते, क्योंकि वो कृषक थे, और जो कृषक होते हैं वो भटक नहीं सकते हैं, वो एक जगह रहते हैं। ठीक है, इट्स पीपल आर मेनली कंसीडर्ड सेटल्ड फार्मर्स एंड आर्टिसंस। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं हम। ये आपको यहाँ पर समझ आ गया ना,
यहाँ पर आपको ऑलरेडी मैं ये गंगा बेसिन वाला जो है पॉइंट आपको लास्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी अच्छे से समझा चुकी हूँ। आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार और रिपीटेड में जाओ, आपको डेफिनेटली अब समझ आ जाएगा। कई बार होता है एक बार में चीजें याद नहीं होती, दोबारा सुन लो तो वो याद हो जाती है। ठीक है, तो याद करना है आपको, समझना है अच्छे से। और अभी बताओ आपको यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है? अब हमें क्वेश्चन पे दोबारा जाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन का आंसर पहले ही निकाल लिया था कि क्या होगा। अब मैंने आपको बताया था एक बम्पर क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन ऑफ द डे। आपने अभी तक जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उसी से जुड़ा है ये प्रश्न। और अगर आप ईमानदारी से पूरी क्लास ले रहे थे, समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, आपने बीच बीच में बीप पे ध्यान नहीं दिया, जो आपकी व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की नोटिफिकेशन आ रही थी उन पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया और ध्यान से पूरी क्लास को सुना, पढ़ा, समझा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और अगर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, निराश मत होना, अगली बार थोड़ा और ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। ठीक है, अब देखो आपको मिलान हम कैसे करना है वो बाद में देखूंगी, ये आपका पूरा क्वेश्चन ही चल रहा है। आप आगे एक बार देखो, ये है आपके ऑप्शंस। ठीक है, कि ए पे A1 B2 C3 D4, A2 B1 C4 D3, इस तरह से ये ऑप्शंस हैं आपके। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है? मिलान करना है, यानी कि आपको इसमें से पीछे जो मैंने आगे आपको बताया था कि ये आपका ऑप्शन है, तो वो आपको पहचानना है। पहले कॉलम ए में देखते हैं, गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन, OCP ऑकर कलर्ड अर्दन वेयर वेसल्स, यानी कि आपका जो है, अब अगर हम बात करें OCP की, तो वो कहाँ से किससे जुड़ा हुआ है इसकी बात चल रही है। ठीक है, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है या जो भी है हम इसको यहाँ पढ़ेंगे तब समझ आएगा। नेक्स्ट है आपका ऊपरी गंगा बेसिन यानी कि अपर गंगा बेसिन, फिर है आपका ताम्र संचय उपयोगकर्ता कॉपर होड़ पीपल, फिर है बिहार के पठारी क्षेत्र प्लेट्यू रीजन ऑफ बिहार। अब हम देखें सबसे पहले गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन यानी कि OCP की बात करें, जो कि आपका होता है ऑकर कलर्ड पोट्री, तो ये आपका किस चीज के साथ मिला था? ये मिला था आपका ताम्र संचय के साथ। मिला था कि नहीं मिला था? याद करो, ताम्र संचय के साथ ही मिला था ना ये आपका, तो इसको हम इससे सही मिलान कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एसोसिएटेड विद कॉपर होड़। फिर है आपका ऊपरी गंगा बेसिन, अपर गंगा बेसिन। बताओ यहाँ से क्या हमें बसे हुए कृषक या कारीगर मिले थे या हमें द्वितीय क्षेत्र मिले थे? द्वितीय क्षेत्र का कोई लेना देना है अपर गंगा बेसिन का? मैंने आपको पहले ही बोला था कि अपर गंगा बेसिन जो है सबसे लार्जेस्ट साइट है, लार्जेस्ट है ना आपका कॉपर के लिए, कॉपर होड़ यानी कि आपका जो है ताम्र संचय के लिए सबसे बड़ा साइट इसी को बोला जाता है ना, सबसे प्रमुख क्षेत्र या सबसे लार्जेस्ट साइट, सबसे बड़ा क्षेत्र जहां से सबसे बड़ी मात्रा में मिले हैं आपके कॉपर होड़, है ना। तो यानी कि आपका ये क्या होगा? ताम्र संचय का प्रमुख क्षेत्र है, तो आप इसको मैच कर सकते हैं। अगला है आपका ताम्र संचय उपयोगकर्ता कॉपर होड़ पीपल कौन थे? ये जो तांबे का प्रयोग कर रहे थे, यानी कि उस टाइम पर जब ताम्रकालीन सभ्यता थी उस टाइम पर लोग किस तरह के थे? क्या वो द्वितीय क्षेत्र थे? ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना। तो वो किस तरह के लोग थे? बसे हुए कृषक और कारीगर थे। ठीक है, तो जो ये लोग थे वो कैसे थे? ताम्र संचय उपयोगकर्ता यानी कि कॉपर होड़ पीपल कैसे थे? बसे हुए कृषक और कारीगर थे, सेटल्ड फार्मर्स थे एंड आर्टिसंस थे। ठीक है, अब एंड में आपका बचा बिहार के पठारी क्षेत्र प्लेट्यू रीजन ऑफ बिहार। हम सभी को पता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि बिहार सेकंड नंबर पे आता है ताम्रकालीन संस्कृति के एविडेंस में, साक्ष्य में या ताम्र संचय में द्वितीय नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है। यानी कि आपका जो बिहार क्षेत्र है उसको क्या कर सकते हैं हम? द्वितीय क्षेत्र के रूप में मार्क कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन जो है आपका कितना इजी है, सबके सामने ही आंसर है, पर आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको नहीं पता ना सही आंसर। वो कैसे पता चलता है? जब आप स्पष्टीकरण को ध्यान से सुनते हो। अब आपको ये पता है कि A के साथ 1 जाएगा, B के साथ 2 जाएगा, C के साथ 3 जाएगा और D के साथ 4 जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपका आंसर इसमें वो कौन सा है जो करेक्ट है। A के साथ 1, B के साथ 2, C के साथ 3, D के साथ 4। अब आप आराम से इसको कर सकते हैं।
इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर सकते हैं बच्चों जब आपको अच्छे से चीजें पता है, थ्योरी आपको पीछे की पता है, स्टोरी आपको पता है। ठीक है, अब एक बार हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट न रह जाए। देखो, अगर हम देखें, ओसीपी गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तनों का कॉपर होड़ संस्कृति से गहरा संबंध है। ऑकर कलर्ड पोट्री हैज एन इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन विद द कॉपर होड़ कल्चर। ये देखो, कॉपर होड़ के अगर हम देखें तो ये जो ओसीपी है यही है। ये ताम्र संचय जहां से मिले ना, जहां से तांबे के औजार और तांबे के जो भी आपको एविडेंस मिले, वहीं से आपको ये बर्तन मिले हैं इस तरह से, कुछ टूटे हुए, कुछ दरार पड़े हुए, और उसके अलावा आपके ये भी एविडेंस मिले हैं। दोनों चीजें सेम जगहों से मिली हुई है, इसलिए ताम्र संचय से ओसीपी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, ऊपरी गंगा बेसिन, मुख्यतः ऊपरी गंगा बेसिन तांबे के भंडार संस्कृति का प्रमुख वितरण क्षेत्र है। द अपर गंगा बेसिन इज द मेजर डिस्ट्रीब्यूशन रीजन ऑफ द कॉपर होड़ कल्चर। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है कॉपर होड़ कल्चर का, अपर गंगा बेसिन ही है। ठीक है, कि सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स में से एक नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स ही यही है। ठीक है, इसके अलावा गंगा यमुना दोआब है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये ताम्र संचय के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें, कॉपर होड़ लोग बसे हुए, कॉपर होड़ संस्कृति के लोग मुख्यतः बसे हुए कृषक और कारीगर माने जाते थे। द पीपल ऑफ द कॉपर होड़ कल्चर आर मेनली कंसीडर्ड सेटल्ड फार्मर्स एंड आर्टिसंस। वो तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ताम्र संचय काल जो था वो कैसा था, रूरल था, ग्रामीण था, और ग्रामीण लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं और वो कारीगर होते हैं। ठीक है, ये उनकी खास पहचान होती है, तो यहाँ पर आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगला अगर हम देखें, बिहार पठार द्वितीय क्षेत्र, बिहार के पठारी और आसपास के क्षेत्र ताम्र संचय के द्वितीय वितरण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी, बिहारी पठार और आसपास का थोड़ा बहुत एरिया जो होता है, मतलब बिहार का ही कुछ और एरिया है, वो आपका सेकंड नंबर पे आता है ताम्र संचय में, यानी कि ताम्र पाषाण जो संस्कृति थी उसके एविडेंस के रूप में दूसरे नंबर पे आता है आपका बिहार। ठीक है, इसके अलावा द प्लेट्यू एंड adjoining regions of Bihar are associated with the secondary distribution of copper hoard finds। यहाँ पर कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ताम्र संचय संस्कृति का परिचय आपको अच्छे से समझ आता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, तांबे की वस्तुएं महत्वपूर्ण पहचान, तांबे के उपकरण और हथियार ताम्र संचय संस्कृति की प्रमुख पुरातात्विक पहचान है। अब तांबे की वस्तुएं कैसी मिली है वहां से, या तो वहां से आपको तांबे के उपकरण मिले या फिर क्या मिले, हथियार। उपकरण हथियार एक ही चीज है आपकी, और ताम्र संचय संस्कृति की ये क्या है, पुरातात्विक पहचान है। मुख्य रूप से किसी भी इतिहास का, किसी भी स्थान का हम पहचान तभी कर सकते हैं जब हमें उससे जुड़ी चीजें मिलती है एविडेंस के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेवी कॉपर टूल्स एंड वेपन्स आर अ मेजर आर्कियोलॉजिकल फीचर ऑफ द कॉपर होड़ कल्चर। यहाँ का सबसे जो इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल जो फीचर था वो क्या था, यहाँ के कॉपर टूल्स थे और वेपन्स थे। अब एक बार इसको शॉर्ट्स में यहाँ पर भी आप देख सकते हो पिक्चर में कि आपको ताम्र संचय के प्रमुख प्रकार क्या मिले हैं। यहाँ से आपको मानवाकार आकृतियां मिली है, रिंग्स मिले हैं, इसके अलावा आपको जो है तलवारें भी मिलनी शुरू हो गई है, कॉपर की कुल्हाड़ियां मिली है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो ताम्र संचय का ओसीपी मिला है, वही गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो आप देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि उससे पहले की सभ्यता यानी कि ताम्रकालीन सभ्यता थी, तांबा युक्त सभ्यता थी, जिस सभ्यता में सबसे ज्यादा तांबे का प्रयोग चल रहा था। ठीक है, तो बताइएगा आपको आज का स्टार क्वेश्चन देखकर कैसा लगा पढ़ के, और आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, एसएससी सीजीएल 2026 को क्रैक करना चाहते हो, तो जुड़े रहिए हमारे साथ एसएससी एक्सपर्ट पर। मैं प्रियंका आपको आश्वासन देती हूँ कि मैं आपको हिस्ट्री में आराम से सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगी, बस आपको क्लास शुरू से लेकर अंत तक जब भी आती है जरूर अटेंड करनी है। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।